हेलो नमस्कार स्वासियों। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके हिंदी शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सीटेट 2022 की दृष्टि से ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों ये जो मैं आज हिंदी शिक्षण के जो आपके 15 नंबर की जो आपकी पेडागोजी आती है सीटेट के पेपर में, तो इसमें से मुझे लगता है कि आपको 4 से 5 नंबर देखने को अवश्य मिल जाएंगे। इसी क्वेश्चन में से इन्हीं को घुमा फिरा के ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही एकाग्र मन से देखें इस वीडियो को और मैं तो कहूँगा कि कॉपी और पेन लेकर बैठें, ठीक है, और अपने जवाब दीजिए कितने आप सही कर पाती हैं 15 में से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्या है आपका इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भाषा का मुख्य घटक जो है वो क्या है। व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा भाषा कौशल। ये जो आपका भाषा है, जो भाषा का मुख्य घटक, ये आपका कौशल, ठीक है। देखिए सभी भाषा के कौशल होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सभी भाषा की 4 कौशल बताए गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर भाषा में कौशलों की मुख्य भूमिका मानी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा का मुख्य तत्व है। पहला है अभिव्यक्ति, या दूसरा है भाषा एवं विचार, तीसरा है उपयुक्त दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखिए किसी भी भाषा की जो मुख्य तत्व में आपकी अभिव्यक्ति भी आपकी शामिल है और भाषा एवं विचार, ठीक है। जैसा कि आपने साइकोलॉजी की पेडागोजी में पढ़ा होगा कि वाइगोस्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है और जीन प्याजे ने विचार को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। तो भाषा एवं विचार दोनों ही भाषा के मुख्य तत्व हैं और अभिव्यक्ति भी, ठीक है, मुख्य तत्व में शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज के सेशन के क्वेश्चन कह रहा है आपका भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। इनमें से जो दो जोड़े दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो आपस में समान है। पहले ऑप्शन में आपका लिखना सुनना, ठीक है, फिर है आपका बोलना पढ़ना, फिर है आपका बोलना सुनना, या फिर है सुनना पढ़ना। सही जवाब बताना है आपको। क्या होगा इस प्रश्न का। तो यहाँ पर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए लिखना और सुनना जैसी कोई यहाँ पे इसका जोड़ा नहीं है सही। बोलना पढ़ना भी नहीं है सही। ये आपका बोलना और सुनना, ये आपका सही जोड़ा। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर आज के सेशन के। पठन कौशल के विकास में आने वाली समस्याएं हैं, यानी पठन कौशल के विकास में जो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। ये तो आपका पहला है उचित गति का अभाव, दूसरा है विराम चिन्हों की उचित प्रयोग का अभाव, या तीसरा है अल्प शब्दकोश के कारण संकुचित दृष्टिकोण, या चौथा है आपका उपर्युक्त सभी। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिए। देखिए पठन कौशल के लिए उचित गति भी होना ज़रूरी है, तो अगर इसका अभाव है तो ये पठन कौशल के विकास में सहायक नहीं है, ये एक समस्या ही है।
और विराम चिन्हों की उचित गति का प्रयोग, यानी कि आप जैसे कोई वाक्य बोल रहे हैं और जहाँ पर विराम चिन्ह लगना चाहिए आप वहाँ पर लगा नहीं रहे हैं, एक फ्लुएंस में बोले चले जा रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि विराम चिन्ह का प्रयोग भी उचित जगह होना चाहिए। और अल्प शब्दकोश के कारण संकुचित दृष्टिकोण, ये भी आपका समस्या ही है विकास में आने वाली, तो ये यहाँ पर चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर आज के सेशन के। क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं, मतलब कहाँ पर करते हैं सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग। पहला है आपका प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है, दूसरा है आपका उच्च कक्षाओं में, या तीसरा है प्रशिक्षण संस्थान में, या चौथा है महाविद्यालय कक्षाओं में। जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग यानी कि इंग्लिश में कहेंगे, तो ये कक्षाएं कहाँ पर चलाई जाती हैं, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान जो दिया था वो DW एलन ने दिया था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के थे जो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशिक्षण संस्थानों में। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग जो है वो प्रशिक्षण संस्थानों में किया जाता है, ना कि आपका प्राथमिक कक्षाओं में, ना ही उच्च कक्षाओं में, और ना ही महाविद्यालय कक्षाओं में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है। पहला है आपका पाठ्य वस्तु स्थायित्व में, या दूसरा है शिक्षण कौशल में, या तीसरा है कक्षा समस्या समाधान में, या चौथा है अच्छे व्यवहार में। देखिए यहाँ पर आपको सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा है, ये आपका सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग जो है वो शिक्षण कौशल में किया जाता है, यानी कि आपके शिक्षण कौशल का मूल्यांकन करने में ही आपका सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। और जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, ये सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग प्रशिक्षण संस्थानों में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका गद्य शिक्षण की प्रभावी शिक्षण प्रविधि है, कौन सी है प्रभावी शिक्षण प्रविधि गद्य शिक्षण की। ये आपकी देखना हिंदी पेडागोजी में और इंग्लिश, ये आपकी सभी जो आपकी जितनी भी भाषाएं हिंद, चाहे वो आपकी संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये आपकी सभी में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा स्पष्टीकरण प्रविधि। ये आपकी गद्य शिक्षण की ही प्रविधि है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला है आपका शब्द भंडारण का विकास, या दूसरा है शुद्ध शब्द शक्ति का विकास, या तीसरा है रचनात्मक शक्ति का विकास, या चौथा है अभिव्यक्ति का विकास। देखिए जो आपका गद्य शिक्षण में आपका एक गद्यांश दिया होता है, यानी कि एक पैराग्राफ या अनुच्छेद कहेंगे, तो उसको एक लयबद्ध तरीके से मतलब पढ़ा जाता है, और उसमें आपके विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि आप किस लय में उसे पढ़ रहे हैं, तो ये सब यानी आपकी भाषा की अभिव्यक्ति, आपके विचारों की अभिव्यक्ति देखी जाती है। ठीक है, गद्य शिक्षण में, तो ये आपका चौथा आपका सही हो जाएगा अभिव्यक्ति का। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्याख्यान विधि का मुख्य प्रकार है। व्याख्यान विधि का मुख्य प्रकार है, कौन सा है। पहला है आपका तुलना विधि, या दूसरा है समीक्षा विधि, या तीसरा है व्यास विधि,
मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं की जगह यहाँ पर ये सभी आप कर लेना। ठीक है, ये आपका ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, ये सभी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ये सभी, यानी कि जो तुलना विधि है ये भी आपकी व्याख्यान विधि के अंतर्गत आती है, और समीक्षा विधि भी व्याख्यान विधि के अंतर्गत आती है, और व्यास विधि भी। तुलना विधि में अगर बात की जाए, जैसे आप सूरदास के दोहे पढ़ के सुना रहे हैं और फिर आप तुलसीदास जी के दोहे, तो यहाँ पर ये आप एक तुलना करके बता रहे हैं। ठीक है, और समीक्षा विधि में, समीक्षा विधि क्या होती है? समीक्षा विधि होती है कि किसी चीज़ का जो है निष्कर्ष बताना। ठीक है, और व्यास विधि में आपकी जैसे किसी अंश या कहानी, चर्चा पर चर्चा को समाहित करना। ठीक है, तो ये आपकी व्यास विधि के अंतर्गत आ जाती है। तो ये आपकी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन व्याकरण शिक्षण की विषय वस्तु है, क्या है? तो व्याकरण शिक्षण की जो विषय वस्तु है वो आपकी यहाँ पर भाषा की है। ठीक है, जो व्याकरण शिक्षण है वो आपकी भाषा की विषय वस्तु है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग होता है। ये आपका बहुत ही, इसे कहेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। मुझे नहीं लगता कि 25% लोग भी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और अच्छे तरीके से उत्तर देना है इसका। पहला ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, या दूसरा है शुद्ध पढ़ना, या तीसरा है शुद्ध लेखन, या चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर बात करें इसके उत्तर की तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध लेखन। ठीक है, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग होता है यानी शुद्ध लेखन में। जैसे किसी कक्षा में कोई आपका शिक्षक है, वो बोर्ड पर लिख लिख के पढ़ा रहा है। ठीक है, तो बच्चे वैसे ही तो शुद्ध लिखेंगे। ठीक है ना, और शुद्ध उच्चारण में बात की जाएगी कि जैसे आप शुद्ध उच्चारण में अगर बात करें, जैसे लिखा है वृक्ष। ठीक है, और ये आपका वृक्ष, तो पढ़ने के लिए तो आपका लिखा तो वृक्ष ही है, लेकिन कोई इसे वृक्ष पढ़ेगा, कोई इस वृक्ष पढ़ेगा, कोई इसे वृक्ष पढ़ेगा, तो ये आपका शुद्ध उच्चारण के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन के अंतर्गत। निम्नलिखित प्रश्न को किस रूप में जाना जाता है? कल्पना कीजिए कि एक कहानी में आप एक पुत्र हैं। ठीक है, दिन के अंत में अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखिए। तो यहाँ पर बात कर रहा है क्वेश्चन की, कल्पना कीजिए कि आप एक पुत्र हैं। ठीक है, और अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखिए। तो ये किस प्रकार का लेखन है? ऑप्शन पहला है विवरणात्मक लेखन, दूसरा है बहिर्वेशन लेखन, या तीसरा है शुद्ध लेखन, या चौथा आत्मकथा लेखन। देखिए, ये आत्मकथा लेखन तो ये हो जाएगा कि खुद की दिनचर्या को जैसे लिखना है, अगर लिखने के लिए बोला जाता है तो आपका आत्मकथा लेखन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको कल्पना करना है एक पुत्र की भांति। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा बहिर्वेशन लेखन। ठीक है, और श्रुत लेखन में किसी चीज़ को सुन के तुरंत लिखना, वो आपका श्रुत लेखन है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा बहिर्वेशन लेखन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका, कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? पहला है आपका आनंद तथा सराहना, दूसरा है कविता लेखन की कला सीखना, या तीसरा है भाषा अधिगम, या चौथा व्याकरण तथा शब्दावली सीखना। देखिए, कविता शिक्षण अधिगम में जो आपकी व्याकरण तथा शब्दावली जैसी कोई ऐसी चीज़ समाहित नहीं होती है, और भाषा अधिगम ये भी नहीं आपका सही होगा। कविता लेखन की कला सीखना ये भी नहीं,
कविता के शिक्षण में है जो, वो आपके आनंद तथा सराहना करना, ठीक है। ये आपकी मेन, यानी आपका मेन ऑब्जेक्टिव यानी मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपका पहला जवाब सही हो जाएगा, आनंद तथा सराहना करना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे भाषा के साथ कार्य करें। यह है, पहला है आपका ऑप्शन भाषा के रूपों को सीखना, या दूसरा है भाषा का शुद्धता के साथ प्रयोग करना, तीसरा है भाषा के साथ संलग्न, या चौथा है भाषा का अर्जन। देखिए, ये भाषा का अर्जन जो है वो आपका, अर्जन की अगर बात की जाए तो ये आपकी मातृभाषा के विषय में बात की जा रही है, ठीक है। ये आपके घर की भाषा के बारे में बात की जा रही है, जो आपकी अनौपचारिक रूप से ग्रहण की जाती है, ठीक है। भाषा के साथ संलग्नता, ये आपका सही जवाब नहीं होगा। और भाषा के रूपों को सीखना, तो ये भी नहीं, ये आपका सही जवाब होगा भाषा का शुद्धता के साथ प्रयोग करना, ठीक है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।